नमस्कार दोस्तों, रेकॉन सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर वीडियो सॉल्यूशन की इस सीरीज में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2020 के फोरनून एंड आफ्टरनून सेशन के क्वेश्चन जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछे गए थे। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेकॉन आपको प्रोवाइड करा रहा है लास्ट 20 ईयर के वीडियो सॉल्यूशन, लास्ट 20 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन गेट और ईएसी के। तो अगर आप गेट और ईएसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों। तो ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, आप जरूर इसे परचेज कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। लेवल 1 और लेवल 2 हमने दो कैटेगरी में रखा है क्वेश्चंस को। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे गेट 2020 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे लेवल 1 का पहला क्वेश्चन, in a two-dimensional stress analysis the state of stress at a point P is, ये state of stress दी है दोस्तों। ठीक है, the necessary and sufficient condition for existence of the state of pure shear at the point P। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर जो 4 इक्वेशन दी है इनमें से जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी किस चीज के लिए, स्टेट ऑफ प्योर शेयर। ठीक है दोस्तों, स्टेट ऑफ प्योर शेयर। तो मैं बता दूं प्योर शेयर क्या होता है। सपोज मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं स्ट्रेस को। तो यहां पर सिग्मा एक्स होता है, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस, लेकिन इन केस ऑफ प्योर शेयर सिर्फ यहां पर शेयर स्ट्रेस होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस टाउ। ठीक है, तो इस केस में कौन सी कंडीशन जो है वो नेसेसरी होगी। ठीक है, इस केस के लिए तो यहां पर अगर हम देखें तो सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स एक्स बोल देता हूं उसको मैं, वो 0 है। सिग्मा वाई वाई की वैल्यू भी 0 है और टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ है। यहां से जितने एलिमेंट है ये सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई और टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो अगर मैं देखूं ऑप्शन से चेक करूं तो ऑप्शन ए सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन मैं आपको तीनों ऑप्शन भी बता देता हूं कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन बी टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये वाला केस दोस्तों ये होगा कि यहां पर सिर्फ सिग्मा एक्स है। ठीक है, और सिग्मा वाई, लेकिन इस प्योर शेयर के केस में टाउ एक्स वाई की वैल्यू टाउ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो ये किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। इफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट एनी सेक्शन इज 0 देन ये वाला होगा ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करें तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या लिखेंगे, सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सिग्मा 3 0 होता है, अगर सिग्मा 3 0 होता है, इस वाले टर्म को, माइनस वाले टर्म को मैं इस साइड ले जाता हूं तो देखिए क्या बनेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 और स्क्वायर भी कर देता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को उठा के मैं इस साइड ले आता हूं। ठीक है, और ओपन कर देता हूं स्क्वायर को, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, 2 एलसीएम ले लिया मैंने, 2 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं देखूं तो सिग्मा एक्स स्क्वायर से सिग्मा एक्स स्क्वायर गया, सिग्मा वाई स्क्वायर से सिग्मा वाई स्क्वायर गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर बनेगा 4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आता है टाउ एक्स वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये वाला केस बनेगा हमारा। ये केस कब आएगा समझ में आया आपको? जब माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट एनी सेक्शन विल बी 0, तब ये वाला केस आएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में प्योर शेयर का केस है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि ये ऑप्शन कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, देखिए दोस्तों ऑप्शन डी को आप ध्यान से देखेंगे तो ये तब एग्जिस्ट करेगा जब मोहर सर्कल जो होता है उसकी रेडियस 0 होगी। हम मोहर सर्कल की रेडियस क्या लिखते हैं? r इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। अगर ये 0 होगी तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 एलसीएम लेके मैंने 0 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यही हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है। लेकिन प्योर शेयर के केस में नहीं होगा ये, जब मोहर सर्कल की रेडियस 0 होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मोहर सर्कल एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मोहर सर्कल एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी यहाँ पर इसकी रेडियस 0 होगी। तो उस केस में ऑप्शन डी होता, ठीक है। मैंने आपको चारों ऑप्शन समझा दिए हैं, लेकिन आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंटेड बाय मोहर सर्कल शोन इन द फिगर इज, ठीक है। यहाँ से ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिख रहा है आपको, 0 0 ओरिजिन है। हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में बात की थी दोस्तों, ये प्योर शेयर का केस है। कैसे है मैं बताता हूँ आपको। जब वो क्वेश्चन हमने दिया था उसमें हमने सिर्फ टाउ लिया था। तो इस केस में आप देखेंगे दोस्तों सिग्मा एक्स 0 है, सिग्मा वाई 0 है, तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगी सिग्मा 1 वो होगा टाउ और सिग्मा 2 होगा माइनस टाउ। ये कैसे होगा? इसी फॉर्मूले से होगा, मैं बता देता हूँ। सिग्मा 1 सिग्मा 2 का फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस, ये प्लस हम मेजर के लिए लेंगे, माइनस माइनर के लिए लेंगे, ठीक है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई 0 है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा क्या? सिर्फ टाउ एक्स वाई स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस माइनस है तो सिग्मा 1 यहाँ से आएगा प्लस का टाउ और सिग्मा 2 आएगा माइनस का टाउ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो सिग्मा 1 की वैल्यू है वो जो टाउ हो जाएगी और सिग्मा 2 की वैल्यू है माइनस टाउ हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू टाउ है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सब इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये टाउ होगी, ठीक है। शियर स्ट्रेस का एक्सिस है ये, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी टाउ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ऑप्शन चेक करते हैं तो प्योर शेयर का केस होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप मोहर सर्कल जो ड्रॉ करते हैं वो ध्यान रखिएगा किन किन कंडीशन के लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मोहर सर्कल में, ठीक है दोस्तों। तो प्योर शेयर के केस में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ओरिजिन होता है वही सेंटर होता है मोहर सर्कल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अ वेटलेस कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान L is loaded as shown in the figure. For the entire span of the beam, the material properties are identical and the cross section is rectangular with constant width. ठीक है, width जो है वो constant है। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी width constant है, मतलब डेप्थ वेरी कर सकती है। From the flexure critical perspective, फ्लेक्सर की बात की गई है, मतलब बेंडिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। द मोस्ट इकोनॉमिकल लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ द बीम टू कैरी द गिवन लोड्स अमॉन्ग्स द ऑप्शन गिवन बिलो इज। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ठीक है। बीम की प्रोफाइल दे रखी है दोस्तों, और किस केस के लिए? फ्लेक्सर, मतलब बेंडिंग। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? बीएमडी। जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां पर हमें सेक्शन का साइज ज्यादा चाहिए, और जहां पर बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होगा वहां पर हमें सेक्शन का साइज कम चाहिए। तो विड्थ तो कांस्टेंट है, डेप्थ वेरी करेगी। आइए पहले इसका बीएमडी बनाते हैं। इस बीम का अगर मैं बीएमडी बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा? इस पॉइंट पर अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो पी एल का मोमेंट है, ठीक है, और कैसा मोमेंट है? सेगिंग मोमेंट है, तो इस तरीके से बन जाएगा पी एल। और अगर इस पॉइंट पे बात करूं मैं तो मोमेंट जो हो जाएगा पी एल का सेगिंग आएगा माइनस पी इंटू एल का हॉगिंग आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर 0 मोमेंट, और इस तरीके से लीनियरली वेरी करेगा ये प्लस। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर मेरा बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम है, और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो मिनिमम है। मतलब मुझे जो डेप्थ चाहिए सेक्शन की वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम चाहिए, इस पॉइंट पर मिनिमम चाहिए, क्योंकि विड्थ तो मेरी कांस्टेंट है, ठीक है। सेक्शन साइज वैसे ही वेरी करेगा डेप्थ के साथ।
तो जो मेरा सेक्शन होगा दोस्तों इस तरीके से होगा, यहाँ पर डेप्थ ज़्यादा होगी, यहाँ पर डेप्थ कम होगी, इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा होगा सेक्शन। आइए चेक करते हैं ऑप्शन में। ए तो नहीं होगा, बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, सी तो कांस्टेंट है, ये भी नहीं होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा, ठीक है। डी होगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द प्लेनर स्ट्रक्चर RST shown in the figure is roller supported at S and pin supported at R, ठीक है। Member RS and ST has uniform flexural rigidity EI and S is a rigid joint. S जो है rigid joint है, इसका मतलब ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है, rigid joint है। Consider only bending, deformation and neglect effect of self weight and axial stiffening, ठीक है। नेग्लेक्ट करना है एक्सियल स्टिफनिंग, एक्सियल स्टिफनिंग को नेग्लेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है मेंबर जो है वो रिजिड मेंबर है, मेंबर जो है वो रिजिड मेंबर है, इसमें कोई भी एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, मेंबर में एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो व्हेन द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड हॉरिजॉन्टल लोड P एट द एंड T, द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन एट द सपोर्ट R, हमें क्या निकालना है? R पर जो रोटेशन होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो अगर इस लोड P को मैं ट्रांसफर करूं इस पॉइंट S पर तो क्या आएगा? एक तो लोड आ जाएगा P और एक मोमेंट आएगा P इंटू L/2 का, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज आएगा, P L/2 का मोमेंट आएगा, ठीक है। अब हमें इस मेंबर से कोई ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हमने लोड ट्रांसफर कर लिया है पॉइंट S पर। तो हमारे पास जो बीम बचा वो इस तरीके से बचा, यहां पर एक P लग रहा है और इस तरीके से मोमेंट लग रहा है PL/2 का, ठीक है। अब इस एक्सियल लोड का तो कोई सेंस नहीं है यहां पर क्योंकि जो मेंबर RS है उसमें हमें क्या करना है? एक्सियल स्टीफनिंग को नेग्लेक्ट करना है, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये जो सपोर्ट है ये डिस्प्लेस नहीं होगा इसकी जगह से, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेस होता है तो इस मेंबर की लेंथ में चेंज आ जाएगा, लेकिन मेंबर तो रिजिड है, चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। कंडीशन को सेटिस्फाई करना है हमें। तो सिर्फ इस मोमेंट की वजह से PL/2 की वजह से ये जो मेंबर है RS, ये जो मेंबर है RS ये रोटेट होगा। किस तरीके से रोटेट होगा? देखिए, ये जो मेरा मेंबर है RS, इस पर अगर मैं मोमेंट लगाता हूं PL/2 का तो आपको पता है ये एक तरीके से हॉगिंग मोमेंट का काम कर रहा है, हॉगिंग मोमेंट है। तो ये जो मेंबर है इस तरीके से ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर जो थीटा R आएगा वो हमें फाइंड करना है। दोस्तों आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होगा, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें हम M का मोमेंट लगाते हैं तो जो फार एंड का थीटा होता है, रोटेशन होता है, वो हो जाता है ML/6EI। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। फार एंड पर ML/6EI होगा और जो नियर एंड है जिस पर मोमेंट लग रहा है उस पर ML/3EI होगा, ठीक है। तो थीटा R क्या आ जाएगा? M की वैल्यू रख देते हैं PL/2 इंटू L डिवाइडेड बाई 6EI, तो यहां से आ जाएगा PL² डिवाइडेड बाई 12EI, ठीक है दोस्तों। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए यहां से ये पहले पोजीशन थी बीम की, अब इस तरीके से हो गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ये PL³ है, नहीं, PL²/12 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये लेवल 1 के हमारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे लेवल 2 क्वेश्चंस की, ठीक है। उनमें पहला क्वेश्चन है, अ रिजिड वेटलेस प्लेटफॉर्म PQRS शोन इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल कैन स्लाइड फ्रीली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। ये जो पूरा दिया है हमें, ठीक है, सिस्टम ये स्लाइड कर सकता है इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? यहां पर ये यूज किया गया है ना, जो ये आपको दिख रहा है राउंड राउंड, ये स्लाइडर है, ठीक है, ये स्लाइडर है। स्लाइडर की क्या प्रॉपर्टीज होती है बता देता हूं। ये स्लाइडर है, अगर ये वर्टिकल स्लाइडर है, ठीक है, अगर ये वर्टिकल स्लाइडर है मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है इसका मतलब है कि इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं आएगी, लेकिन ये इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता तो कुछ रिएक्शन आ रही होगी, ठीक है। और मोमेंट भी रेजिस्ट करता है तो कुछ रिएक्शन मोमेंट की भी आ रही होगी। तो स्लाइडर पे आप ध्यान रखिएगा, मोमेंट रेजिस्ट करता है और अगर वर्टिकल स्लाइडर है
तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, और अगर हॉरिजॉन्टल स्लाइडर होता तो वर्टिकल रिएक्शन आती। ठीक है दोस्तों, रखने पर डिफरेंस है, इसको हमने कैसा रखा है, स्लाइडर को हॉरिजॉन्टली रखा है या वर्टिकली रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकल कोई रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। द प्लेटफॉर्म इज हेल्ड इन पोजिशन बाय द वेटलेस मेंबर OJ एंड 4 वेटलेस फ्रिक्शनलेस रोलर्स। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस रोलर्स हैं। पॉइंट O एंड J आर पिन कनेक्शन। O जो है वो पिन कनेक्शन है। ठीक है, ये पिन कनेक्शन है, मतलब यहाँ पर मोमेंट जीरो होगा, समेशन ऑफ m जीरो होगा। अ ब्लॉक ऑफ 90 किलो न्यूटन रेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म एज शोन इन द फिगर। 90 किलो न्यूटन का ब्लॉक यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन एट पिन O इज। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है 8 पिन O हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर जो रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में वो कौन कौन है। इस स्लाइडर की बात करूं तो ये नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन कुछ नहीं आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, ये मूव कर सकता है। ठीक है, और अगर हम पॉइंट O की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी, सपोज इसको मैं V बोल देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही होगी, इसको H बोल देता हूँ। ठीक है, बस यही एक जॉइंट है जहां पर रिएक्शन आ रही होगी, ये बाकी तो पिन सिस्टम है पूरा। ठीक है, तो अगर मैं इस 90 किलो न्यूटन की बात करूं तो इसको कौन रेजिस्ट कर रहा होगा, इसको रेजिस्ट कर रहा होगा ये V। क्यों? क्योंकि अगर मैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 लगाऊं, ये क्या होती है हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं ये इक्वेशन लगाता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, V माइनस 90 इज इक्वल टू 0, क्योंकि और कोई वर्टिकल फोर्स तो है नहीं, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 90 किलो न्यूटन। ठीक है, V की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर हम बात करें इसका FBD बनाते हैं इस पॉइंट O का, तो इस तरीके से मेंबर है OJ, ये पॉइंट O है हमारा। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन आ रही है V, इस डायरेक्शन में आ रही है H। ठीक है, ये जो डिस्टेंस दी है हमें 3 मीटर दी है, ये 4 मीटर दी है। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगी पाइथागोरस से। ठीक है, इसको सपोज मैं मान लेता हूँ थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं मानता हूं कि इस OJ मेंबर में जो फोर्स है वो F है, OJ मेंबर में जो फोर्स है वो F है। ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया। तो अब अगर मैं पॉइंट O पर, जॉइंट O पर मैं लगाता हूं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, V अपवर्ड डायरेक्शन में तो V माइनस F का कौन सा कंपोनेंट आएगा, F साइन थीटा आएगा, इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू F साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, V की वैल्यू 90 हमें पता है, साइन थीटा यहां से क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा हो जाएगा 3/5 और कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 90 इज इक्वल टू F इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 3/5। तो यहां से जो F निकल के आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 150 किलो न्यूटन। हमें क्या निकालना था, हमें H निकालना है। ठीक है, तो इसी पॉइंट O पर मैं लगाता हूं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, ये भी हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ठीक है, इसे यूज कर सकते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, H माइनस F कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर देखिए आप, ये H है, ये रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, और F का एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टली, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। ठीक है, तो माइनस F कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो H इज इक्वल टू F कोस थीटा, तो F की वैल्यू हो जाएगी 150 और कोस थीटा की वैल्यू 4/5, तो ये आ जाएगा H इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन। तो जो आंसर होगा हमारा 120 किलो न्यूटन होगा। ठीक है दोस्तों, जॉइंट O पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, लेवल 2 का दूसरा क्वेश्चन। अ रिजिड यूनिफॉर्म वेटलेस हॉरिजॉन्टल बार इज कनेक्टेड टू 3 वर्टिकल मेंबर P, Q, R एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल वेटलेस मेंबर है, ठीक है, वेटलेस बार है, ये 3 मेंबर से कनेक्टेड है, P, Q एंड R से। ऑल 3 मेंबर हैव आइडेंटिकल एक्सियल स्टिफनेस ऑफ 10 किलो न्यूटन पर mm। अब एक्सियल स्टिफनेस क्या होता है, एक्सियल स्टिफनेस क्या होगा, AE/L होता है, AE/L होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्सियल स्टिफनेस जब बोला गया है तो उसका मतलब होता है फोर्स टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो होता है एक्सियल स्टिफनेस।
ठीक है, और वो हमें गिवन है 10 किलो न्यूटन पर mm। इसका मतलब है कि 1 mm का अगर हमें डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना है तो 10 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, द लोअर एंड ऑफ बार P एंड R रेस्ट ऑन अ रिजिड हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पर देख रहे हैं आप P और R जो है वो रिजिड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो Q है उसके बीच की जो गैप दे रखी है 2 mm। ठीक है, 2 mm दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, व्हेन अ वर्टिकल लोड W इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल बार इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर एक लोड लगा रहे हैं W, द बार स्टिल रिमेन्स हॉरिजॉन्टल एंड गेट डिस्प्लेस्ड बाय 5 mm इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस हॉरिजॉन्टल बार पर W वेट लग रहा है, जिसकी वजह से इस बार का जो पहले बार की पोजीशन ये थी, बार फिर कहीं यहाँ आ गया, तो इसके बीच जो 5 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये बार 5 mm से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड W, ठीक है, इन किलो न्यूटन। इस W का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इसमें बोला गया दोस्तों कि जो लोड लगाने के बाद जो बार है वो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल बार पर। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। हमें दिया है एक्सियल स्टिफनेस, इसका बहुत हेल्प होने वाला है, इसकी हेल्प से ही हम सब कुछ निकालेंगे। AE/L की वैल्यू दे रखी है 10 किलो न्यूटन पर mm। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो P है, जो बार P है, इसमें डिफॉर्मेशन कितना आया होगा, इसमें डिफॉर्मेशन आया होगा 5 mm का। ठीक है, क्योंकि ये 5 mm नीचे आया हॉरिजॉन्टल बार। तो अगर मैं बात करूं फोर्स P, जो फोर्स आ रहा होगा P में, वो आ रहा होगा एक्सियल स्टिफनेस इंटू डिफॉर्मेशन। तो एक्सियल स्टिफनेस इसकी है 10 इंटू डिफॉर्मेशन 5 mm का, तो 50 किलो न्यूटन। ठीक है, इसी तरीके से मैं R की बात करूं तो FR हो जाएगा, एक्सियल स्टिफनेस इसकी भी 10 है और इसमें भी 5 mm का डिफॉर्मेशन आया होगा, तो ये भी 50 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं Q की बात करता हूं दोस्तों, तो देखिए यहां पर जो गैप दी गई थी वो 2 mm की गैप है, 2 mm की गैप है। इसका मतलब जब ये हॉरिजॉन्टल बार 2 mm से डिफ्लेक्ट हुआ होगा तब तक Q में कोई फोर्स जनरेट नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो गैप दे रखी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, इस रिजिड हॉरिजॉन्टल सरफेस से रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स जनरेट नहीं हुआ होगा। लेकिन उसके बाद जब 2 mm का डिफ्लेक्शन हो चुका होगा, उसके बाद जब अनदर 3 mm का डिफ्लेक्शन होगा, तो यहां पर फोर्स आया होगा इस Q में भी। तो अगर मैं FQ की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 10 एक्सियल स्टिफनेस और डिफॉर्मेशन कितना आया 3 mm का, तो ये हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये जो W है ये कितना होगा, टोटल समेशन ऑफ P R एंड Q, फोर्स इन P R एंड Q। तो जो W हो जाएगा वो हो जाएगा FP प्लस FR प्लस FQ। तो W हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 30, तो हो जाएगा 130 किलो न्यूटन। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 130 किलो न्यूटन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A cantilever beam PQ of uniform flexural rigidity EI is subjected to a concentrated moment M at RS as shown in the figure। ठीक है, PQ एक बीम है L लेंथ का, और पॉइंट नंबर R जो है, पॉइंट R जो है वो मिड पॉइंट है, यहाँ पे दिख रहा है L/2 होगा, और इस पॉइंट पर मोमेंट लगा है M, कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा है। तो हमें क्या निकालना है, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड Q। हमें इस Q का डिफ्लेक्शन निकालना है। अब ध्यान रखिए, डिफ्लेक्शन निकालने की बहुत सारी मेथड है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड है, डबल इंटीग्रेशन मेथड है, और स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी हम निकालते हैं। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखे जहां पर अगर पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट लग रहे हैं, तो आपको याद रखने हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट और डायरेक्ट अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो हम निकाल के देखते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट से, फिर मैं आपको एक और मेथड से निकाल के बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मान लो याद नहीं है एग्जाम में तो ठीक है। तो हम इस बीम की अगर बात करें, ये बीम जो हमारा है, ठीक है, P, ये पॉइंट Q है, मिड पॉइंट R है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस PR रीजन में मोमेंट आएगा। अगर मैं इस RQ की बात करूं तो इसमें मोमेंट 0 है, क्योंकि जब मैं इसका अगर BMD बनाता हूं मान लो, तो इसका BMD इस तरीके से बनेगा, RQ में तो मोमेंट 0 है, लेकिन यहां पर हॉगिंग का M और इस तरीके से नेगेटिव। ठीक है, ये P, ये R, ये Q, ये हो गया मेरा BMD। इसका मतलब अगर RQ में कोई मोमेंट नहीं है, इसका मतलब RQ में कोई मोमेंट नहीं है, तो वहां पर बेंडिंग नहीं हो रही होगी बीम की। ठीक है, बेंडिंग नहीं हो रही होगी, और इस PQ में बेंड हो रहा होगा बीम। तो देखिए किस तरीके से जाएगा,
यहां तक बेंड देन स्ट्रेट, ठीक है। ये जो हमारा है बेंड टू आई बीम देन स्ट्रेट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस क्यू पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की, तो अगर मैं इसको डेल्टा 1 मानता हूं, इसको डेल्टा 2 मानता हूं, तो डेल्टा जो टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगा और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा, ठीक। और अगर इस डेल्टा 1 की बात करूं तो ये डेल्टा आर के बराबर होगा, जो पॉइंट आर का डिफ्लेक्शन है, तो डेल्टा 1 हो जाएगा डेल्टा आर, ठीक है। अगर मैं आर पर डिफ्लेक्शन निकाल लूँ तो मुझे डेल्टा 1 मिल जाएगा। तो अगर आर पर डिफ्लेक्शन की बात करेंगे हम, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। अगर ये कोई बीम है, इस पर आपने एम का मोमेंट लगाया है, इसकी लेंथ एल है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो डिफ्लेक्शन एट बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 2 EI, ठीक है। तो यही हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, एम एल की वैल्यू L/2 है का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8EI, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ठीक है। अब मुझे निकालना है डेल्टा 2, ये मेरा आ गया डेल्टा 1, ठीक है। अब मुझे निकालना है डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा आर होगा, और इसी केस में अगर मैं बात करूँ थीटा की, तो थीटा बी हो जाएगा ML अपॉन EI। तो इसी तरीके से थीटा आर हो जाएगा एम एल की वैल्यू है L/2 बाई EI, तो थीटा आर हो जाएगा ML बाई 2EI, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये लेंथ दोस्तों L/2 है, ठीक है। बीम को हमने रिजिड अज्यूम किया है, तो इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये L/2 है। तो अगर मैं बात करूं इस डेल्टा 2 की, तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 इज इक्वल टू L/2 इंटू साइन थीटा आर। यहाँ पर डायरेक्ट थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये थीटा आर जो होगा बहुत ही स्मॉल एंगल होगा, क्योंकि जो बीम का रोटेशन वगैरह होता है तो बहुत ही स्मॉल होता है, 0.00 डिग्री समथिंग होता है, ठीक है। तो यहां से फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो डेल्टा 2 हो जाएगा L/2 इंटू थीटा आर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा 2 इज इक्वल टू L/2, थीटा आर की वैल्यू है ML बाई 2EI, तो डेल्टा 2 हो जाएगा ML स्क्वायर बाई 4EI। तो मेरा डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है, तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर बाई 8EI प्लस ML स्क्वायर बाई 4EI। तो यहां से आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3ML स्क्वायर बाई 8EI, ठीक है। 3ML स्क्वायर बाई 8EI, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये तो मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट से सॉल्व करके। अब अगर मान लो आपको एग्जाम में स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं है, या तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपके पास बहुत सारी मेथड्स हैं निकालने के लिए, लेकिन जो बेस्ट सूटेबल मेथड होगी हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से बीम में कौन सी मेथड लगेगी जो कि बहुत ही जल्दी रिजल्ट देगी, ठीक है। तो अगर मैं इस बीम की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करूँगा, मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहां पर भी डेल्टा क्या हो जाएगा, टोटल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे डेल्टा 1 निकालना है, डेल्टा 1 हो जाएगा डेल्टा आर के बराबर, ठीक है। तो मैंने जो इसका BMD बनाया था फिर से यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव, यहां पर M, यहां पर भी M, P, R एंड Q, ये मैंने इसका BMD बनाया था। अब हमें मोमेंट एरिया मेथड में M/EI डायग्राम की जरूरत होती है, तो इसको अगर मैं EI से डिवाइड करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है। EI की वैल्यू यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है। तो M/EI हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं जो मोमेंट एरिया मेथड होता है उसमें जो अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, सपोज मैं बोलता हूं डिफ्लेक्शन एट R विथ रिस्पेक्ट टू P, तो वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं,
जो पॉइंट हमने इस इलास्टिक कर्व पर अज्यूम किया है, मुझे आर पर निकालना है। तो इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन, जो ये पॉइंट है इसका कितना डिफ्लेक्शन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। तो मेरा डेल आर पी हो जाएगा इस एम बाई ए आई डायग्राम का मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एम बाई ए आई इंटू एल बाई टू, ये हमारी विड्थ है, ये लेंथ है, इंटू एल बाई फोर, यहाँ से इसका सेंट्रोइड एल बाई फोर पे होगा, ठीक है, एल बाई फोर। तो ये निकल के आ रहा है एम एल स्क्वायर अपॉन ए टी आई, ठीक है। हमारा डेल्टा आर पी आ गया, यही हमारा डेल्टा वन होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं डेल्टा टू की, तो डेल्टा टू के लिए मैं वही थीटा आर अगर निकाल लूं तो मेरा डेल्टा टू आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा आर विथ रिस्पेक्ट टू पी, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एम बाय ए आई डायग्राम बिटवीन आर एंड पी, ठीक है दोस्तों। तो थीटा आर पी हो जाएगा इसका एरिया एम बाई ए आई इंटू एल बाई टू, तो ये हो जाएगा एम एल बाय टू ई आई। अगर मैं डेल्टा टू की बात करूं तो डेल्टा टू हो जाएगा एल बाय टू इंटू थीटा आर पी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा यहां पर तो डेल्टा टू आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय फोर ई आई, ठीक है। तो हम जब डेल्टा वन और डेल्टा टू को ऐड कर देंगे तो जो डेल्टा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है थ्री एम एल स्क्वायर बाय एट ई आई, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आप इसमें और दूसरे मेथड भी लगा सकते हो, स्ट्रेन एनर्जी मेथड वगैरह, ठीक है, लेकिन जिससे बेस्ट रिजल्ट आए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, वो हमें लगाना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद ही रखिए, ठीक है, एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हमारे आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ प्रिज्मेटिक लीनियरली इलास्टिक बार ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन area A and made up of material with Young's modulus E is subjected to axial tensile force as shown in the figure. When the bar is subjected to axial tensile force P1, P2, the strain energy is stored in the bar are U1 and U2 respectively. क्या बोला गया है बार में, जो ये पहला बार है इसको, इस पे जब P1 फोर्स लगाया गया तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी जो बार में वो U1 होगी, इस बार में जो होगी वो U2 होगी। If U is the strain energy stored in the same bar when subjected to axial tensile force P1 plus P2, the correct relationship is। अब बीम सेम है दोस्तों, लेकिन P1 प्लस P2 का फोर्स लगा है, दोनों फोर्स को कंबाइन करके अगर हम लगा रहे हैं तो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो U होगी। तो हमें U1 और U2 में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी होती है हाफ इंटू फोर्स P इंटू डिफॉर्मेशन डेल्टा, यही होती है स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। हम एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, अगर बेंडिंग का केस होता तो स्ट्रेन एनर्जी अलग लिखते हैं हम, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, पी एल अपॉन ए, तो यहां से निकल के आ रही है पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बीम वन के लिए, ठीक है, वन के लिए बात करता हूं, तो स्ट्रेन एनर्जी U1 हो जाएगी, वो हो जाएगी P1 स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2A। और अगर मैं 2 की बात करता हूं तो U2 हो जाएगी P2 स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2A। अब अगर मैं बीम नंबर 3 की बात करता हूं, बीम तो सेम ही है लेकिन इस पर जब फोर्स लगाया P1 प्लस P2 का, तो इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी U मैं क्या लिखूंगा, P1 प्लस P2 का स्क्वायर L डिवाइडेड बाई ए। इसको ओपन कर देते हैं, P1 स्क्वायर L बाई ए प्लस P2 स्क्वायर L बाई ए प्लस यहाँ पर 2A आएगा, ठीक है, 2P1 P2 डिवाइडेड बाय 2A इंटू L, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जो इसकी वैल्यू है P1 स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2A और P2 स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2A, इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो U हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है U1,
प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, Q2 प्लस ये कोई टर्म आ रहा है, ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, P1 P2 L अपॉन A। तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, U इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, U इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।